नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसी वक्त पहचान की सियासत को लेकर बहस तेज है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा कि बटे थे इसलिए कटे थे। योगी ने जाति, धर्म और अब उम्र के नाम पर देश को बांटने वाली राजनीति पर सवाल उठाए और कहा कि कमजोर भारत की कीमत देश पहले ही चुका है। लखनऊ से अयोध्या तक योगी के निशाने पर कांग्रेस और विपक्षी राजनीति रही। उस पर हमारी खास रिपोर्ट। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। हमारा देश आजादी से पहले जाति के नाम पर बटा। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन दलित है और कौन आदिवासी। आजादी में धर्म के नाम पर बटा एक तरफ हिंदू कर दिया गया और दूसरी तरफ मुसलमान कर दिया गया। और जब भारत आजादी के बाद अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तब भारत उम्र के नाम पर बट रहा है। धर्म, जाति और उम्र के आधार पर बांटने वाली राजनीति का शिकार देश कब तक होता रहेगा? यही बात आज अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटे थे इसलिए कटे थे। गुलामी के पूर्व ऐसा नहीं कि उसके पास बल, बुद्धि या वैभव की कमी रही हो। वह सब कुछ था। कमी थी तो एकता की कमी थी। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। तो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। अयोध्या से पहले बाबा लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जनजी को भटकाने और भड़काने की कोशिश की जा रही है। बाबा ने कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बहकाने वाले के पूर्वजों की वजह से बंटवारे की त्रासदी हुई। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। योगी आदित्यनाथ एकदम फायर मोड में दिखे। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, लेकिन कमजोर भारत हुआ। तो अपने स्वार्थ के लिए जब उनके मन में आया, तब देश को क्षेत्र के आधार पर लड़ाते रहे। कभी उत्तर, कभी दक्षिण के रूप में, कभी पूरब और कभी पश्चिम के रूप में, कभी हिंदू और सिख के रूप में। उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती रही, लेकिन कमजोर भारत हुआ। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। वहीं हाल ही में रामगोपाल यादव की तरफ से दिए गए बयान, आजम खान को गृह मंत्री बनवाएंगे पर हमले करते हुए दिखे योगी आदित्यनाथ और बिना नाम लिए कहा कि वो फिर दंगा करवाना चाहते। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति उस वक्त प्रधानमंत्री होते तो भारत के बंटवारे की नौबत नहीं आती।
वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। योगी के बयान ने एक बार फिर वही सवाल सामने ला दिया है, क्या राजनीति की सबसे बड़ी ताकत लोगों को जोड़ने में है या उन्हें किसी पहचान के नाम पर बांटने में? योगी का सवाल सीधा है, जब बटे थे तभी कटे थे, तो क्या फिर वही गलती दोहराई जाएगी? क्योंकि देश तभी मजबूत होगा जब पहचानें अलग हों लेकिन राष्ट्र एक हो। सियासत बांटने की हो सकती है लेकिन भारत को बांटना किसी के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आजादी के बाद पहली बार देश में जातियों की गिनती होने जा रही है। जनगणना 2027 के लिए गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की पूरी सूची तैयार कर दी है। यानी अब आबादी के साथ साथ जाति, शिक्षा और रोजगार का भी डेटा सामने आएगा। लेकिन जाति का कॉलम जुड़ते ही सियासत तेज हो गई। सवाल ये कि ये डेटा सामाजिक न्याय की मजबूत तस्वीर बनाएगा या चुनावी राजनीति का नया हथियार बन जाएगा। देखिए उसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल जी, आप कौन सी जाति में आओगे ये आपको बताना पड़ेगा। देश के विकास के लिए सभी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जो भी काम होते हैं उन पे टाइमिंग का मसला होता है। आजादी के बाद पहली बार देश में जाति की गिनती होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की पूरी सूची तैयार कर दी है। यानी इस बार जनगणना में सिर्फ आबादी नहीं बल्कि जाति से लेकर शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति तक का पूरा हिसाब होगा। दरअसल गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 2027 में पहली बार जाति जनगणना होगी। सरकार ने सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में जाति की जानकारी वाले भी सवाल हैं। एमएचए ने 40 सवालों की सूची जारी की है। सवाल नंबर 10 में जाति का कॉलम जुड़ेगा। जवाब देने वाला जो बताएगा वही दर्ज होगा। हर व्यक्ति से पूछी जाएगी उसकी जाति। SC ST की भी दर्ज होगी जानकारी। जाति आधारित डेटा तैयार होगा। लेकिन जैसे ही जाति जनगणना का फैसला सामने आया, सियासत भी तेज हो गई। यानी विपक्ष अब पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुका है। जाति के बहाने राजनीति करने वाले दल अब बैकफुट पर हैं। जिन लोगों ने जाति जनगणना के नाम पर जमकर सियासी रोटी सेकी, अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। गणना के साथ जाति जनगणना कराने की विपक्ष की बहुत पुरानी मांग थी, जिसे भाजपा की केंद्र सरकार ने मान लिया। लेकिन उसमें वो ऐसी चीजें, ऐसे कॉलम जोड़ रहे हैं जिससे व्यक्ति की निजता का हनन हो रहा है। जाति जनगणना का मकसद साफ है, सही हकदार लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, आंकड़ों के हिसाब से देश की पॉलिसी बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार पारदर्शी तरीके से सभी विषयों को जनता के सामने रख रही है। देश में जाति जनगणना हो रही है। इसमें कितनी जातियां हैं और जातियों की कितनी संख्या है, ये आंकड़े भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी तमाम बिंदुओं को जनगणना में शामिल किया गया है। किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी योजना को लागू करने के लिए सभी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जनगणना होती है तो व्यक्ति के सभी विवरण, वो किस जाति वर्ग समूह से है, किस धर्म को मानने वाला है, क्या उसकी शिक्षा दीक्षा है, ये सभी तरह के विवरण उसमें दर्ज होते हैं और उसी आधार पर सरकार अपनी विकास योजनाओं को गति देती है। लेकिन वो विपक्षी दल जिनकी सियासत ही जाति के नाम पर टिकी है, उनकी पार्टी की नींव ही जाति के नाम पर पड़ी है, उनके लिए यही जाति जनगणना चुनाव में टिकट बांटने से लेकर वोटों की रणनीति का नया हथियार बन सकता है। कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। इस पर बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। जाति जनगणना जब होगी तो राहुल जी, आप कौन सी जाति में आओगे ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके दादाजी फिरोज गांधी
आप फिरोज गांधी क्या है हमें बताने की जरूरत नहीं है। दादी इंदिरा जी, पिताजी राजीव गांधी, माता कैमिनो क्या ना एमिनो कुछ नाम है ना, सोनिया जी का कुछ नाम है टेढ़ा कोबर, जो उनका इटली में नाम था। सोनिया जी, अब राहुल गांधी जी आप बताओ आप क्या हैं, ये तो आपको अब बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब हर जाति की संख्या सामने आएगी तो क्या आरक्षण की नई मांग उठेगी? और मान लीजिए ये पता चल गया कि किस जाति के कितने लोग पूरे देश में हैं, तो क्या उस जाति का प्रतिनिधित्व केवल एक ही परिवार करेगा? तो मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि कौन किस जाति का है, मुद्दा ये है कि जाति का ये डेटा सामाजिक न्याय की कुंजी बनेगा या जातिगत राजनीति करने वालों के लिए चुनावी सियासत की चाबी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुद्धिकरण की घटना को दलितों के अपमान से जोड़कर बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन अब इसी विवाद में रैली के मंच से लगे कथित अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारों का एंगल भी सामने आ गया है। बीजेपी का दावा है कि जिस जगह कांग्रेस की रैली हुई वो मंदिर परिसर है और इसी वजह से वहां शुद्धिकरण किया गया। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को दलित अपमान से जोड़ रही है, यानी शुद्धिकरण से शुरू हुआ विवाद अब नारों और सियासत के बीच उलझ गया है। उसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरे स्पीच होने के बाद बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। शुद्धिकरण की लड़ाई अल्लाहू अकबर पर आई। एक ओर सनातन का अपमान, दूसरी ओर नाराए तकबीर का गान। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड के हल्द्वानी में रैली थी। उस रैली के बाद कुछ कथित हिंदू संगठनों के लोगों ने वहां शुद्धिकरण यज्ञ किया। खड़गे ने इसे दलितों का अपमान करार देते हुए राज्यसभा में मामला उठाया और बीजेपी पर दलितों के अपमान का आरोप लगा दिया। हालांकि बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन खड़गे के आरोप लगाने के तुरंत बाद जेपी नड्डा ने जांच के आदेश दिए थे। मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गुरुवार को जिस मुद्दे पर राज्यसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस और उनके अध्यक्ष खड़गे ने सियासी ड्रामा खड़ा किया और दलित समाज के अपमान से जोड़ा, वो 24 घंटे के भीतर हवा हवाई हो गया। जांच हुई तो सारा खेल ही पलट गया। पता चला कि जिस जगह पर खड़गे ने भाषण दिया उसी मंच से अल्लाहू अकबर के नारे लगे, नाराए तकबीर बुलंद किया गया। ये खुलासा उन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जो खड़गे के जाने के बाद वहां शुद्धिकरण के लिए पहुंचे थे। उनके मुताबिक जहां ये नारे लगे वो असल में एक मंदिर का परिसर है, इसी वजह से वहां शुद्धिकरण किया गया। यहाँ पर एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें मंच से ऐसे नारे लगाए गए जो यहाँ नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि ये एक हिंदू मानवाधिकारों को देखते हुए ये मंच बनाया गया है, सांस्कृतिक मंच है। इस मंच पे इस मंच का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए करना और फिर उसके बाद मंच पे एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो यह कहता हो कि हिंदूवादी संगठन जो है सांप, उनसे उसकी तुलना करता है और उनको मुसलमानों से उनको मारने की जो अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाना, मंच पे स्थान देना, इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है। सड़क से लेकर संसद तक सनातन का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस और उसके अध्यक्ष खड़गे साहब को खुद का थोड़ा सा अपमान होना इतना अखर गया कि वो राज्यसभा में ही बिफर पड़े और सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
इस मुद्दे को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने नाक मुंह से कोड़कर बीजेपी और आरएसएस को घेरा। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए। खरगे के अपमान का ढोल पीटते हुए हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो पुलिस अधिकारियों को उनका फर्ज तक याद दिला दिया। मैं नैनीताल के एसएसपी को उनके फर्ज को याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे में जबकि हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी एक बड़े नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और दलित वर्ग से आते हैं, ऐसे में भाजपा के लोगों द्वारा किया गया ये तौहीन, ये जातिगत भेदभाव क्या उनके द्वारा जो पठित कानून है उसके अंतर्गत दंडनीय नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस ने इसे दलितों के अपमान से जोड़ा तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसकी जांच करवाने की बात कही। साथ ही ये भी कह दिया कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं। देश की जनता भी देख रही है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं था वहां पर और किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित नहीं था। वो कोई धार्मिक भावनाओं के आहत होने पर जो धार्मिक नारे वहां पर लगे थे उसके विरोध में वो कार्यक्रम वहां पर हुआ था, उसको इस प्रकार का रंग देना ये कांग्रेस की मानसिकता उनकी दर्शाता है। किसी भी तरह से इन प्रकार उनको सत्ता चाहिए, उनको विक्टिम कार्ड खेलना है और पूरा देश जानता है। मतलब संसद में खरगे का दलित कार्ड फेल हो गया। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस की इस कोशिश के पीछे धर्म का तड़का दिखा और दलितों के नाम पर जनता को बरगलाने की कोशिश, जिसका पर्दाफाश होना ही था सो हो गया। सवाल यह है कि रैली के मंच पर क्या हुआ था, शुद्धिकरण क्यों हुआ और इस पूरे विवाद में सच क्या है। जांच के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल हल्द्वानी का यह विवाद सियासी गलियारों में गर्मा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाहर का खाना खाने वालों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वाद के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ कितना भारी पड़ सकता है। जयपुर की एक स्कूल कैंटीन में 17 साल के छात्र की मौत ने यह सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र में एफडीए की छापेमारी ने खाने पीने के सामान और आउटलेट्स में बड़ी लापरवाही का खुलासा किया है। कहीं पेटीज खाने के बाद छात्र की मौत हो गई, तो कहीं एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक, कहीं गंदे किचन में तैयार होता खाना। यानी सवाल एक ही है, क्या हम आप जो खाना खा रहे हैं वो वाकई सुरक्षित है? जयपुर से महाराष्ट्र तक खाने की क्वालिटी, साफ सफाई और फूड सेफ्टी पर उठ रहे इन सवालों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाहर का खाना, स्वाद के नाम पर सेहत से खिलवाड़ और लापरवाही की कीमत कभी बीमारी तो कभी जान तक पर बना सकती। जयपुर में स्कूल की कैंटीन में पेटीज खाने के बाद 17 साल के छात्र प्रिंस सोनी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो महाराष्ट्र में एफडीए की छापेमारी ने बाहर मिलने वाले खाने पीने की चीजों की हकीकत सामने ला दी। एक तरफ जयपुर में एक परिवार का 17 साल का बेटा दुनिया छोड़ गया, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा विभाग के छापों में एक्सपायर्ड ड्रिंक्स से लेकर गंदे किचन तक ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बाहर का खाना खाने वालों को सावधान करने के लिए काफी। जयपुर के झोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में 17 साल के प्रिंस सोनी ने कैंटीन में पेटीज खाई। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में परेशानी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे वो एक महिला टीचर के पास जाकर कुछ कहता है और देखते ही देखते छात्र जमीन पर गिर पड़ता है। चश्मदीद छात्रों के मुताबिक प्रिंस ने पेटीज खाने के बाद पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। हाँ, सबने खाई थी, हम सब थे। हाँ। तो उसने थोड़ी ज्यादा पेटीज खा ली। अब उसके अटक गई, पानी पीने गया, वहीं पे वो गिर गया। अब स्कूल वालों ने वहाँ पे इसको रखा 1 घंटा तक, भेजा नहीं कि पेरेंट्स आएंगे जब भेजेंगे। अब उस टाइम पे उसकी हालत खराब हो रही, कोई पैर दबा रहा, कोई हवा कर रहा, किसी को नहीं बताया। सेम टाइम लेके जाते तो बचता है।
परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। आरोप है कि छात्र को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। जो उनके परिजन हैं उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसमें भी जो भी चीज़ें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगी, वो आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ एक पेटीज का नहीं है, सवाल है स्कूल कैंटीन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी का, सवाल है फूड सेफ्टी का, और सवाल है कि किसी छात्र की तबीयत बिगड़ने पर स्कूल की इमरजेंसी रिस्पांस व्यवस्था कितनी तैयार है। अब तस्वीर महाराष्ट्र, जहां एफडीए ने खाने पीने के आउटलेट्स पर कार्रवाई की और छापेमारी में ऐसी कमियां मिली जिन्हें देखकर बाहर खाने वालों की चिंता बढ़ सकती है। मुंबई के चेंबूर में पार्ले एग्रो के वेयरहाउस पर कार्रवाई के दौरान एक्सपायर्ड फ्रूटी, हैप्पी फिज और दूसरी खाद्य सामग्री मिली। एफडीए ने वेयरहाउस को सील किया और माल ढोने वाली 2 गाड़ियों को भी सीज कर दिया। मुंबई के विले पार्ले में डोमिनोज आउटलेट की जांच हुई। यहां सफाई और फूड सेफ्टी को लेकर कमियां मिलने पर कार्रवाई की गई और लाइसेंस रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई। पूरे महाराष्ट्र में छापेमारी चल रही है एफडीए की। 95 सेंटर्स को कमियां सुधारने का नोटिस दिया गया है। 5 आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, 2 आउटलेट्स बंद कर दिए गए हैं। डोमिनोज, पिज्जा, सबवे, बर्गर किंग समेत कई आउटलेट्स की जांच की जा रही है। कहीं एक्सपायर्ड सामान, कहीं साफ सफाई में कमी, कहीं फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि खाना स्वादिष्ट है या नहीं, सवाल ये भी है कि खाना सुरक्षित है या नहीं।